इंशाल्लाह भाई आज की क्लास में हम जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का थोड़ा डेफिनेशन देख लेंगे और थोड़े क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें कंडीशन यूज होता है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसको बोलते हैं, याद रख लेना। इफ ए कॉमा बी आर टू इवेंट्स इन ए सैम्पल स्पेस एस, इफ बी ऑकर्स आफ्टर द इवेंट ए। सपोज पहले से कंडीशन दिया ए है ना, उसके बाद बी मान को बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए व्हेन ए इज ऑलरेडी हैपेंड। पहले से एक इवेंट हो गया, बोल एक कंडीशन दे जा रहा, उसके बाद दूसरी प्रोबेबिलिटी मांग को बोला, तो पहले से जो कंडीशन देना है इससे क्या होता है, उसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं और कुछ भी नहीं। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। इसका डिफिनेशन कैसा आता है, देखिए पी ऑफ बी गिवन ए, इसको ऐसा पढ़ना, पी ऑफ बी गिवन ए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मान करना ए पहले से दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मान करना गिवन ए, गिवन ए यानी ए दिया, ऊपर इंटरसेक्शन लिखना पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नीचे क्या करना पी ऑफ ए, ऐसा रख लेना, नीचे ए है तो ए, नीचे बी। अच्छा दूसरा भी फॉर्मूला ये लिख डाला, दूसरा फॉर्मूला ये लिखना ना, और एक फॉर्मूला डालेंगे, सपोज ए गिवन बी लिखना चाहे, ए गिवन बी, तो कैसे लिखेंगे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, भाई नीचे बी है ना, बी याद करने का एक तरीका है ये, इंटरसेक्शन तो दोनों में कॉमन है, बी गिवन ए वो तो नीचे ए आएगा, ए गिवन बी वो तो नीचे बी आएगा, तो ये हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फिर एक बार रिवाइज कर लो इसका, पी ऑफ बी गिवन इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या रहेगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ऑफ ए, वैसे पी ऑफ ए गिवन बी रहेगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आता है, ये इधर ला लो, तो क्या लिख सकते हैं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी गिवन ए, वैसे इसमें से दो फॉर्मूले बना ले सकते हैं ना, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए गिवन। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, खाली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आता है। तो मल्टीप्लिकेशन क्या रहेगा, इंटरसेक्शन के लिए फॉर्मूला रहेगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, अगर ए लिखे समझो पी ऑफ, तो बी गिवन ए लिखे, बी लिखे तो ए गिवन, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटू बी गिवन ए, पी ऑफ बी इंटू ए गिवन, है ना। इंडिपेंडेंट इवेंट्स किसको बोलते हैं, अगर एक इवेंट का दूसरे इवेंट पे इफेक्ट नहीं पड़ा, इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ है ना हैपनिंग ऑफ इवेंट ए डू नॉट इन्फ्लुएंस द हैपनिंग ऑफ इवेंट बी, तो एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं पड़ा तो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। उस वजह से क्या लिख सकते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स में पी ऑफ ए गिवन बी, तो बी का असर नहीं पड़ा ना, ये पी ऑफ ए छुआ था, पी ऑफ ए मान कर रहे गिवन बी, बी का कुछ भी असर नहीं पड़ा तो पी ऑफ ए बोलेंगे, वैसे पी ऑफ बी गिवन ए क्या लिखेंगे पी ऑफ बी, और जब यहाँ पे इंटरसेक्शन क्या होता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स में मल्टीप्लाई होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होगा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी। ये पेपराइज कर लीजिए, इस पे पेपर लिख पे लिख लीजिए, इसको थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, इस पर हम क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ए डाई इज रोल्ड, कंसीडर द इवेंट्स, ए की वैल्यू क्या दे रहा है, डाई में टोटल क्या है 6 आंसर्स, ए क्या दे रहा है 1 3 5, बी है 2 3 और सी क्या है 2 3 4 5, फाइंड ये वैल्यूज फाइंड करना है। ए के बाद ये करेंगे, सबसे पहले ये किया आप पी ऑफ ए क्या होगा, बोलिए आप टोटल कितने 6, डाई में कितने थे 6, तो 6 नीचे लिखना, ए के इवेंट्स कितने 1 2 3 है तो 3 ऊपर, ये कैंसिल करना 3 1 सा 3 2 सा, पी ऑफ बी क्या आएगा बोलिए नीचे टोटल 6, ये बी में कितने एलिमेंट्स है 2 2 1 सा 2 3 सा, पी ऑफ सी क्या आएगा बोलो 4 एलिमेंट्स है ना 4/6, ये होता 2/3, तो पी ऑफ ए आ गया, पी ऑफ बी आ गया, पी ऑफ सी। अच्छा ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा बोलिए आप, एलिमेंट्स बोलिए ए इंटरसेक्शन बी यानी दोनों में क्या कॉमन, तो दोनों में कॉमन क्या है बोलिए, सिर्फ अपने पास दोनों में कॉमन क्या है इंटरसेक्शन, यानी ये दोनों का कॉमन, तो सिर्फ 3 है ना, इसमें भी 3 इसमें भी 3, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा अपने पास, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 1/6, ये एक एलिमेंट है इसलिए 1, टोटल कितना था 6, तो पहला क्वेश्चन हो गया पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा क्वेश्चन क्या है पी ऑफ ए यूनियन बी, अब पी ऑफ ए यूनियन बी वो तो कैसा लिखेंगे, देखो एडिशन थ्योरम पढ़ेगा अपन, पी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ऑफ ए क्या है अपने पास, पी ऑफ ए की वैल्यू है 1/2 प्लस पी ऑफ बी है 1/3 माइनस 1/6, एलसीएम ले लो 6 3 + 2 - 1 होता है, कैसा बोलो ये 3 इधर चला जाता 3, ये 2 इधर, तो 3 + 2 - 6 6 7 है तो 1, 3 + 2 5, 5 - 1 क्या हो जाएगा 4/6,
4/6 ये होता 2/3, 2 2 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा देखिए, और P ऑफ A गिवन C, कंडीशनल प्रॉपर्टी P ऑफ A गिवन C। तो पहले इसका फॉर्मूला क्या है अपने पास, बोलिए। इसका फॉर्मूला है P ऑफ A इंटरसेक्शन C बाई P ऑफ C, ये है ना फॉर्मूला। P ऑफ C तो मालूम है अपने को, A इंटरसेक्शन C देख लो पहले, A इंटरसेक्शन C यानी A और C के कॉमन एलिमेंट्स। देखिए A में क्या है 1 3 5, C में है 2 3 4 5, तो कॉमन क्या है 3 5, यहाँ पे भी है 3 5 यहाँ पे भी है, तो कॉमन क्या है 3 और 5, तो दो एलिमेंट्स हो गए इसके 3 और 5। तो देयरफॉर P ऑफ A इंटरसेक्शन C क्या होगा, बोलिए कितने एलिमेंट्स है 2, तो 2/6 आता है। और P ऑफ C ऑलरेडी मान के लिए अपन P ऑफ C है हमारे पास 2/3, 2/3। P ऑफ C क्या है 2/3, तो कहेंगे 2/6 इंटू स्कूल ठगा लो 3/2 आता, 2 2 कैंसिल, 3 1 सा 3 2, तो ये हो गया। वैसे और एक क्वेश्चन क्या है P ऑफ C गिवन A, तो ये हो जाएगा P ऑफ C इंटरसेक्शन A बाई P ऑफ A। P ऑफ C इंटरसेक्शन A यानी A इंटरसेक्शन C, एक ही बात ना ये, तो ये ऑलरेडी मालूम करना, ये 2/6 डिवाइड बाई P ऑफ A की वैल्यू हमारे पास 1/2, 2 1 सा 2 3 सा सीधा 2/3। तो क्या हो गया अपने पास, देखिए क्वेश्चन को से सॉल्व करिए अपन। ए इंटरसेक्शन ए गिवन सी गिवन ए मालूम करिए। अब बी गिवन सी गिवन बी मालूम करेंगे, तो बी सपोज ये मालूम करना, तो इसके यहाँ से क्या करना पड़ता, पहले बी इंटरसेक्शन सी देख लो, दोनों के से बी इंटरसेक्शन सी की जरूरत पड़ती। इंटरसेक्शन यानी कॉमन, बी और सी का कॉमन, तो 2 3 से भी है 2 3 से भी है, तो 2, 3 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी क्या होंगी, प्रोबेबिलिटी क्या करना, टोटल से डिवाइड करना, कितने एलिमेंट्स है इसमें 2, टोटल एलिमेंट्स कितने थे डाई के लिए 6, 2 1 सा 2 3 सा 2 1 सा 2 3 सा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मालूम कर लेंगे, क्या करना है अपने को। पहला क्वेश्चन है P ऑफ A गिवन C इक्वल्स टू P ऑफ A इंटरसेक्शन C बाई P ऑफ C, सॉरी इधर गए ना अपन B, P ऑफ B गिवन C इक्वल्स टू P ऑफ B इंटरसेक्शन C बाई P ऑफ C, P ऑफ B इंटरसेक्शन 1/C, P ऑफ C की वैल्यू क्या थी 2/3, तो 3 3 कैंसिल, क्या बचा 1/2। वैसे P ऑफ C गिवन B इक्वल्स टू P ऑफ B इंटरसेक्शन C बाई P ऑफ B, P ऑफ B इंटरसेक्शन C 1/3 सॉरी बाई, अब क्या बचा P ऑफ B, P ऑफ B क्या था हमारे पास 1, P ऑफ B इज 1/3 है ना, 1/3, तो 1/3 है 2/6 यानी 1/3, 3 3 कैंसिल, क्या आ गया प्रोबेबिलिटी बोलिए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सपोज A एंड B आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, P of A equals to 0.6, P of B equals to 0.7, compute P of A intersection B, P of A union B, P of B given A, P of A complement intersection B complement। पहला क्वेश्चन क्या देखिए, P of A intersection B, क्वेश्चन में क्या दे रहा हूँ, इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोल रहा हूँ, तो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ लिए। इंटरसेक्शन क्या होता, मल्टीप्लाई हुआ था, ये हुआ था P of A इंटू P of B, तो 0.6 इंटू 0.7, 6 7 सा 42, पॉइंट क्या दो नंबर आना ना, इसमें एक नंबर है इसमें एक नंबर, तो ये हो गया P ऑफ A इंटरसेक्शन B। दूसरा फॉर्मूला क्या है, P ऑफ A यूनियन B पूछ रहा हूँ, तो ये होता P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो ये हो गया P ऑफ 0.6 प्लस 0.7 माइनस 0.42, 6 प्लस 7 क्या होता 13, 1.3 माइनस 0.42, इसको माइनस कर लेंगे तो क्या आएगा देखिए 0.42 ना, कैरी लो 10 10 माइनस 2 8, यहाँ पे क्या बचा 2, 12 माइनस 4 8.0, 0.88। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, ये होगा अच्छा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है P ऑफ B गिवन A। अब देखिए अभी समझाए थे इंडिपेंडेंट इवेंट्स यानी P ऑफ B गिवन है, P ऑफ B छोटा, फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स P ऑफ B गिवन A इज नथिंग बट P ऑफ B, A का इफेक्ट नहीं है ना, P ऑफ B, P ऑफ B की वैल्यू क्वेश्चन में डाला 0.7। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ, P ऑफ
ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यानी बार, इंटरसेक्शन क्या करना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के मल्टीप्लाई करना, पी ऑफ ए बार इंटू पी ऑफ बी बार। एक काम करेंगे, पी ऑफ ए बार होता है 1 माइनस पी ऑफ ए, पी ऑफ बी बार होता है 1 माइनस पी ऑफ बी। अब वैल्यू सब करेंगे, 1 माइनस पी ऑफ ए क्या है 0.6, 1 माइनस 0.7 क्या होता है, 1 माइनस 0.6 0.4 आता है, 0.4 इंटू 0.3, 1 माइनस 4 3 12, पॉइंट क्या दो नंबर्स आना है, पॉइंट क्या तो क्या आएगा 0.1। नेक्स्ट क्वेश्चन में आने से देखिए, पहले देखिए ये फॉर्मूला लिखे अपन, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म क्या होता है इसका, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी गिवन, ये ऑलरेडी लिखे हम। अगर तीन आगे समझो, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो कैसे लिखेंगे, पी ऑफ ए, अब बी से ए पे इफेक्ट पड़ा, समझो ए से बी पे इफेक्ट पड़ा, तो पी ऑफ बी गिवन है, सेकेंड इवेंट डिपेंडेंट ऑन फर्स्ट, डिपेंडेंट इवेंट से समझो, तो सेकेंड इवेंट डिपेंडेंट ऑन फर्स्ट हो तो उस वजह से बी गिवन है। अगर थर्ड पहले दो पे है समझो अफेक्टेड, थर्ड इवेंट इज डिपेंडेंट ऑन अदर टू, तो सी गिवन ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए पी ऑफ बी गिवन है, पी ऑफ सी गिवन ए इंटरसेक्शन, तीन मल्टीप्लाई कर रहा है अगर मल्टीप्लिकेशन थ्रू में, तो ये फॉर्मूला यूज करें। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखिए देयर आर 12 बॉयज एंड 14 गर्ल्स इन ए क्लासरूम गिवन, क्या दे रहा बोलो, 12 बॉयज है और 4 गर्ल्स इन ए क्लासरूम, इफ वी सेलेक्ट 3 चिल्ड्रंस वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक सेलेक्ट कर रहा है, तो जुमला कितने हैं 16, अगर एक सेलेक्ट कर दिए तो दूसरा इवेंट में कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे, अब तीसरे को जब सेलेक्ट करेंगे तो खाली 14 रहेंगे, तो इसको बोलते हैं हम डिपेंडेंट इवेंट्स, यानी दूसरे इवेंट का, पहले इवेंट का इफेक्ट दूसरे पे पड़ा और पहले और दूसरे का इफेक्ट तीसरे पे पड़ेगा, वापस छोड़ी भेजा रहे बच्चों को सेलेक्ट करके वापस, है ना, अलग करके बाहर कर रहा है समझो, इफ वी सेलेक्ट 3 स्टूडेंट्स वन आफ्टर अनदर, ये है समझ, एक साथ क्या तो अलग मसला होता है, वन आफ्टर अनदर यानी एक के बाद एक, फ्रॉम द क्लासरूम फाइंड द प्रोवाइडेड ऑल द 3 आर बॉयज, ऐसा स्टार्ट करेंगे, लेट E1, E2 and E3 be the events of selecting boys one after another, one after another। तो सबसे पहले P of E1 कैसे बताएंगे, बोलिए आप, P of E1, अच्छा टोटल कितने हैं, टोटल 16 है, 16 में से एक को सेलेक्ट कर रहे हैं तो 16 C1, और वो बॉयज़ होना बोला, बॉयज़ कितने 12, तो 12 C1, तो हो गया 12 बाई 16, 4 3 4 4। अब उसके बाद क्या है, सेकेंड बॉय को जब सेलेक्ट कर रहा है तो एक कम हो जा रहा है, 900 से गिवन E1 बोलना अफेक्टेड। अब कितने बचे, 16 में से 2 चले गए, है ना, 16 में से क्या हुआ, बॉयज़ एक चले गया समझो, तो एक बॉय पहले का बॉय था, तो 11 बॉयज़ बचे अब और 4 गर्ल्स बचे, तो अब सेकेंड इवेंट के लिए टोटल इवेंट्स कितने बस 15, 15 में से एक ले रहे 15 C1, अब वो बॉय होना बोल रहा हूँ, बॉयज़ कितने हैं 11, 11 में से 11 C1, 11 बाई 15। अब नेक्स्ट वन P ऑफ E3, तो ये दोनों से इफेक्ट पड़ेगा ना, पहले से भी दूसरे से भी, इस वजह से ये फॉर्मूला ऐसा एकदम अच्छा है। अब और एक चले गया था, और एक सेलेक्ट हो गया, तो अब कितने बचे, 10 बॉयज़ बचे और 4 गर्ल्स बचे, तो टोटल 14 है, 14 में से एक ले रहे 14 C1, वो बॉय होना हो रहा, बॉय वो तो 10 C1, 10 बाई 14 होता है 2 5 2 7, दे वैसे करना, P ऑफ E1 पहला बॉय दूसरा बॉय तीसरा भी बॉय, इंटरसेक्शन बन जाए, फर्स्ट बॉय एंड सेकेंड बॉय एंड थर्ड बॉय, तो फॉर्मूला क्या लिखना, P ऑफ E1, P ऑफ E2 गिवन E1, P ऑफ E3 गिवन E1 इंटरसेक्शन E2। आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं फॉर्मूला यूज़ करके बताना अच्छा है सर, आप डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन करके भी डाल सकते हैं। P ऑफ E1 है 3/4, उसके बाद क्या है 11/15, उसके बाद क्या है 5/7, कैंसलेशन हो रहे 3 1 3 5, 11 5 3 1 3 5 5 5 कैंसिल, 11 डिवाइडेड बाई 4 7 28 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, 3 screws are drawn at random from a lot of 50 screws, of which 5 are defective। क्या दे रहा है गिवन, टोटल स्क्रूज कितने बोलो 50 स्क्रूज हैं, 50 स्क्रूज, 5 आर डिफेक्टिव, और 5 क्या है डिफेक्टिव, 50 स्क्रूज में से 5 खराब है, तो अच्छे कितने रहेंगे भाई बोलो, 50 में से 5 खराब है तो 45 अच्छे रहेंगे, 45 नॉन डिफेक्टिव। उसके आगे क्या दे रहा है देखो भाई, इफ
3 screws are drawn, one after double are drawn at random at a lot of 50 screws, of which 5 are defective. Find the probability that all the 3 are non-defective. 3 के 3 नॉन डिफेक्टिव होना बोलो, नॉन डिफेक्टिव यानी इसमें से लेना पड़ता, डिफेक्टिव हो तो इसमें से, नॉन डिफेक्टिव हो तो इसमें से. एज्यूमिंग दैट फर्स्ट बिट क्या दे रहा हूँ, विथ रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, पहला स्क्रू निकाले देखे फिर रख डाले वापस, फिर दूसरा स्क्रू निकाले फिर देखे फिर वापस रख डाले, फिर तीसरा स्क्रू निकाले फिर देखे फिर वापस रख डाले, इसको बोलेंगे विथ रिप्लेसमेंट. विदाउट रिप्लेसमेंट किसको बोलेंगे, पहला स्क्रू निकाल के देख लिया, अब अंदर नहीं रखे उसको बाहर करा लिया, अब बचेंगे कितने 50 आगे 49 हो जाएंगे. फिर जब दूसरा स्क्रू निकाला तो और एक कम हो गया, विदाउट रिप्लेसमेंट है, रिप्लेस नहीं कर रहे, फिर वापस नहीं रख रहे उसमें, तो बचे कितने, तीसरा निकालते हो तो 48. उस वजह से इसको बोलेंगे हम, ये जो क्वेश्चन है ना ये जो है डिपेंडेंट है. ये क्या है, डिपेंडेंट. ये क्या है, इंडिपेंडेंट. क्यों, पहला वापस रख डाले ना, तो पहला देखे जब ये 50 थे, जब वापस रख डाले तो दूसरा देखा तो भी 50 थे, तीसरा देखे तो ये 50. तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट जो, विथ रिप्लेसमेंट जो है ये होगा हमारा डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स. ठीक है, ऐसा स्टार्ट करेंगे क्या, लेट E1, E2 and E3 be the events of drawing screws. शॉर्ट में इधर मेरा स्पेलिंग में मत देखिए. आप बोलिए P of E1 कैसे लिखना, नॉन डिफेक्टिव होना बोल, तो टोटल 50 है, 50 में से एक ले रहे 50 C1. नॉन डिफेक्टिव, तो नॉन डिफेक्टिव किसमें कितने 45 C1. तो ये क्या होता है 45/50 हो तो 5 9s 5 10s. वैसे P of E2 भी वही चुनेगा ना, फिर दूसरी बार जब देख रहे तो वो वापिस रख डाल रहे, वापिस रखे तो क्या होगा, फिर 50 ही लेंगे, 50 में से एक लेना 50 C1, फिर वो नॉन डिफेक्टिव हो तो 45 C1, ये भी 9/10. वैसे P of E3 भी क्या हो जाएगा 9/10. क्यों वापिस रख डाल रहे, इसलिए क्या होता जो है वो रहता. तो देयरफॉर लेट P of E इक्वल्स टू क्या लिखना अभी, P of E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3. तो मल्टीप्लाई करना इसको, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ना ये, P of E1 P of E2 P of E3. तो क्या आएगा, P of E1 क्या है 9/10, 9/10 सॉरी 9/10, नीचे तो 1000 हो गया, 9 9s 81 इंटू 9, 9 1s 9, 9 8s 72, 729. अब ऐसी और एक बिट दिया ना भाई, सेम ऐसी. अब सेकेंड बिट क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट, सेकेंड बिट करेंगे यहीं पर कर देंगे विदाउट, सेकेंड विदाउट रिप्लेसमेंट. तो विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है, ये डिपेंडेंट इवेंट्स आते हैं. ऐसा स्टार्ट तो ऐसे करना, लेट E1, E2 एंड E3 विद द इवेंट्स ऑफ ड्राइंग द स्क्रूज. अब P of E1 कैसे लिखेंगे, देखो पहले जब निकाल रहे हम तो 50 में से एक ले रहे तो उससे 50 C1, वो नॉन डिफेक्टिव ना हो तो 45 C1, ये तो सेम आ गया. तो ये क्या होगा 45/50 वो तो 5 9s 5 10s. लेकिन जब सेकेंड इवेंट हो रहा तो गिवन E1 लिखना, क्यों, E1 से इफेक्ट पड़ रहा ना इस पे. अब एक कम हो गया, बाहर डाले विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी जो निकाले वो बाहर डाले, तो 50 में से एक निकल गया, अब 50 में से एक निकल गया तो बचे कितने 49, इसलिए 49 C1. अब वो नॉन डिफेक्टिव ना हो तो पहला निकाल सो नॉन डिफेक्टिव सपोज कर रहे अपन, तो ये भी एक कम हो गया, तो ये आएगा 44 C1, 44/49. वैसे अब तीसरा कैसे बताएंगे अपन, P of E3. अब ये दो से इफेक्ट पड़ रहा ना, गिवन E1 इंटरसेक्शन E2. अब क्या हुआ भाई, अब तीसरा जब निकाल रहे और एक कम हो गया, अब 49 बचे थे और एक कम हो गया ना 48, तो 48 में से एक निकाल रहे हैं 48 C1. और डिफेक्ट ये भी क्या भाई, पहले से दो निकाल रहे हैं ना, कम हो गया 43 बचा, तो ये होगा 43 C1, तो ये होगा 43/48. देयरफॉर क्या आएगा बोलिए, अब मल्टीप्लाई करना, देयरफॉर P of E1 intersection E2 intersection E3 equals to P of E1 P of E2 given E1 P of E3 given E1 intersection E2. मैं पहले ही बोला ये सब ऐसा लिखने की जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट एक्सप्लेन करके भी डाल सकते हैं, लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे यूज कर रहे हैं वो समझाने के लिए स्टेप्स, ये कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं अपन, वरना अपन डायरेक्ट एक्सप्लेन करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी डाल सकते हैं. तो पहला क्या है अपने को 9/10, दूसरा क्या है 44/49, और तीसरा क्या है 43/48. कुछ कैंसलेशन होते ना इसमें, कैसे करेंगे, जितना कैंसिल कर सकते हैं. सॉरी ये 9 क्या है, ये 9/10 है ना पहला, हाँ कैंसिल हो जाता.
अब देखिए ये एक काम करो ना भाई, 4 11 ज़ा 4 12 ज़ा 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा क्या बचा, 3 11 ज़ा 33 33 इंटू 43 3 11 ज़ा 33 इंटू 43 बाई 10 4 ज़ा 40 इंटू 49। ये मल्टीप्लाई करा लो ना भाई, ये मल्टीप्लाई करके इसको आंसर डालो, तो इसका आंसर मैं एक मिनट, जो भी है इसका आंसर देख के लिख डालो भाई, मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएंगे और थोड़ी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है जो कर सकते हैं इंशाल्लाह, और थोड़ी प्रैक्टिस हो सकती है इंशाल्लाह। तो 2 क्लासेस समझो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करने के आसे, और एक क्लास दे डालेंगे इंशाल्लाह, इससे थोड़े और क्वेश्चंस कर लेंगे। तो आप लोग से गुजारिश है भाई, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए आप लोग के दोस्तों के साथ, इसको जो है ना सब्सक्राइब भी करिए। फिर आप लोग से गुजारिश है इंशाल्लाह, है ना, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे।